Hello students, my name is Meenakshi. Welcome to my channel Advanced Learning Center. आज हम करेंगे डिस्कस यूपीएससी एपीएफ जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एमसीक्यू पार्ट 7। अभी तक हमने 6 पार्ट तक कवर किए और हर एक पार्ट में हमने 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। तो इस 7th पार्ट में भी हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करेंगे फ्रॉम 111 टू 130। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो पहला क्वेश्चन है कि किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शंस है वो बिजनेस में रिकॉर्ड, बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है बिजनेस की उसमें रिकॉर्ड नहीं की जाती। क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शंस है क्या? पहले जो क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शंस है उसका मतलब है जैसे सिंसियरिटी ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है, उसके अलावा स्किल्स हो गई एम्प्लॉइज की, ठीक है, ऑनेस्टी। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसमें आते हैं, क्वालिटेटिव नेचर में। तो ये ऐसी ट्रांजैक्शन है जो बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि जो बिजनेस है वो सिर्फ क्वांटिटेटिव टर्म जो मनी टर्म्स में है उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। इसलिए वो कह रहा है कि वो कौन सा ऐसा कंसेप्ट है, कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जो कहता है कि ऐसी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड बिजनेस में नहीं करते। फर्स्ट है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, सेकंड है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, थर्ड है हिस्टोरिकल कंसेप्ट एंड द लास्ट इज डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कहता है कि क्वांटिटेटिव टर्म्स को रिकॉर्ड करो और जो क्वालिटेटिव नेचर के टर्म्स है उनको इग्नोर कर दो। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें जो बाकी ऑप्शन है वो भी मैं डिस्कस कर देती हूँ। जो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहता है कि जो बिजनेस और जो बिजनेस का ऑनर है वो दोनों डिफरेंट पर्सन्स हैं, ठीक है। तो बिजनेस के अकाउंट्स में बिजनेसमैन की जो पर्सनल एंट्रीज है उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता। वो बिजनेस के ट्रांजैक्शंस नहीं कंसीडर करेंगे जो बिजनेस ऑनर के पर्सनल ट्रांजैक्शंस है, ठीक है। और अगर हिस्टोरिकल कॉस्ट की बात करूं, थर्ड जो है हिस्टोरिकल कॉस्ट कहते हैं जैसे सपोज आपने कोई एसेट परचेज किया, जैसे कोई मशीनरी परचेज किया आपने, तो जो मशीनरी की परचेज वैल्यू है वही आपने कंसीडर करनी है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि आज मुझे रिकॉर्ड करनी है, मैंने 2 साल पहले मशीनरी परचेज की थी, तो मैंने उसकी परचेज वैल्यू पे एंटर करनी है, ना कि आज की जो मार्केट वैल्यू है, ठीक है। तो हिस्टोरिकल कंसेप्ट कहता है कि परचेज वैल्यू आपको कंसीडर करनी है। लास्ट इज डुअल एस्पेक्ट। डुअल एस्पेक्ट क्या कहता है कि हर एक ट्रांजैक्शन का 2 साइड इफेक्ट है। अगर एक ट्रांजैक्शन है तो उसका एक डेबिट है और दूसरा क्रेडिट है। तो यानी कि डुअल एस्पेक्ट जो है उसमें एक ट्रांजैक्शन का 2 साइड इफेक्ट है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। उसके बाद 112 क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल the same accounting method should be used each year। कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जो कहता है कि आपने हर साल अकाउंटिंग मेथड जो है वो सेम फॉलो करना है? तो वो है कंसिस्टेंसी। मतलब कंसिस्टेंसी मींस यूनिफॉर्मिटी, सेम। अगर मैं बोलूं अकाउंट्स की टर्म्स में, सपोज डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं हम किसी एसेट पे, जैसे मशीनरी परचेज की, तो उसकी हर साल वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मींस डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द एसेट। तो देखो अगर मैंने रिकॉर्ड करनी है डेप्रिसिएशन तो उसके 2-3 मेथड्स हैं, काफी मेथड्स है लेकिन 2 जो है वो मेनली कंसीडर किए जाते हैं। एक मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड और सेकंड है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो ये दोनों ऐसी मेथड्स हैं जो कि ज्यादातर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने में हेल्प करते हैं और यही फॉलो किए जाते हैं मोस्टली। अगर मैं बात करूं इसमें जो मेथड्स है वो है स्ट्रेट लाइन मेथड, डेप्रिसिएशन चार्ज करने की। अगर मैं बात करूं 2 मेथड्स की, स्ट्रेट लाइन मेथड और दी सेकंड अदर रिटन डाउन वैल्यू मेथड, जिसको हम डिमिनिशिंग मेथड भी बोलते हैं।
ठीक है। तो इन दोनों के मेथड में क्या है, फर्स्ट जो स्ट्रेट लाइन मेथड है इसमें एक फिक्स्ड अमाउंट की डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं एवरी ईयर, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज्ड एवरी ईयर। तो इसमें एक फिक्स्ड अमाउंट है, जैसे सपोज 1 लाख मैंने कोई परचेज की मशीनरी, ठीक है, हर साल मैंने डेप्रिसिएशन इसमें से कितना माइनस करना है 10,000, तो ये मेरा फिक्स्ड अमाउंट है डेप्रिसिएशन का। तो सेकेंड ईयर मेरी कितनी वैल्यू आ जाएगी 90,000, उसके बाद फिर से 10,000 माइनस करूंगी तो थर्ड ईयर में कितनी वैल्यू आ जाएगी 80,000। तो ऐसे ऐसे करके हर साल मैंने 10,000 माइनस करना है जब तक कि मेरा प्रॉपर अमाउंट जीरो तक नहीं चला जाता, ठीक है। उसके बाद रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिटर्न डाउन में कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं होती, जैसे सपोज 1 लाख है, फर्स्ट ईयर मैंने 10,000 माइनस की सपोज, तो ये हो गई 90,000, ओके। उसके बाद मैं ये वाली वैल्यू को कंसीडर करूंगी जैसे मैंने उसमें किया। अब उसकी डेप्रिसिएशन अगर मैं बात करूं 9%, 9,000, तो ये कितनी आ जाएगी 81,000, ठीक है। तो ऐसे ही मैं अगर आगे बात करूं, कुछ परसेंटेज आपको प्रोवाइड किया जाता है जो आपने जो डिक्रीजिंग वैल्यू है उस पर चार्ज करते जाना है। तो यानी कि इसकी डेप्रिसिएशन की अमाउंट जो है वो क्या हो जाएगी डिफरेंट। तो यानी कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो किया जाता है। अगर आप इसको फॉलो करोगे तो ये डिफरेंट आंसर्स और डिफरेंट आपको रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगा और इसमें डिफरेंट आपको रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगा। अगर आप पिछले साल स्ट्रेट लाइन फॉलो करते हो, इस साल आप रिटर्न डाउन करते हो, तो आप दोनों सालों में आप कंपैरिजन नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए एक आप अगर अपने यूजर्स को कंपेरेबिलिटी और अंडरस्टैंडेबिलिटी उनकी चाहते हो, अगर चाहते हो कि इनको अच्छे से आप अंडरस्टैंडेबल रिजल्ट्स प्रोवाइड करो, तो उसके लिए आपके बिजनेस में कंसिस्टेंसी होना, मेथड्स की कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए इसमें कौन सा आंसर है कंसिस्टेंसी। तो ये कहता है कि आपके बिजनेस में हर साल सेम मेथड्स आपने फॉलो करने हैं फॉर प्रेपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आप देखो इसमें जो बाकी ऑप्शंस है इसका आंसर क्या है सी। आप देखो बाकी ऑप्शन है, ए ऑप्शन है फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर कहता है कि आपने अपने बिजनेस की हर एक इंफॉर्मेशन अपने यूजर्स को शो करनी है, डिपिक्ट करनी है अपने बिजनेस की, जो भी उनको आपको लगता है कि दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू द यूजर्स, तो आपने वो सारी इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करनी है। सेकेंड इज मटेरियलिटी। मटेरियलिटी कहता है आपने इंपॉर्टेंट इवेंट्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। जो आपको लगता है कि बिजनेस में रिकॉर्ड होनी चाहिए चीजें, वही आपने रिकॉर्ड करनी है, और जो इवेंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है इतने, उनको आपको इग्नोर करना है। दैट वाज द मटेरियलिटी। लास्ट इज प्रूडेंस। प्रूडेंस का अदर नेम है कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट कहता है कि आपने हमेशा आपने एंटीसिपेट करना है लॉसेस को, चाहे आप प्रॉफिट्स को एंटीसिपेट आप उसको सोचो चाहे ना सोचो, वो तो चलो होने ही, अगर आप अच्छे से इंप्रूवमेंट्स करके अपना बिजनेस ऑपरेट करते तो वो तो एक अलग पार्ट है प्रॉफिट्स का, वो आप मेजर नहीं कर सकते। वो आपके आपके कैसे काम करते हो, आप कैसे पैसा आप इन्वेस्ट करते हो, कैसे आपको रिटर्न्स मिलते हैं, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन लॉसेस कुछ ऐसे पैरामीटर्स है जिनको पता ही है कि हाँ भी इनके ऊपर लॉसेस हो सकता है। जैसे मेरा कोई बिजनेस है, मैंने अपने बिजनेस में किसी को क्रेडिट सेल्स की, तो वो मेरे क्या हो जाएंगे डेटर। डेटर क्या है, जिसने मेरे से गुड्स परचेज किए, ठीक है, और मैं उनका क्या हूँ क्रेडिटर। उनको मेरे को पैसा वापस करना है, मुझे अपने डेटर से पैसा लेना है क्योंकि मैंने क्रेडिट सेल्स की है। तो वो पैसा जो है, अब देखो मैंने तो ये लेके सोचना है कि हो सकता है उनमें से कुछ पर्सन मुझे पैसा वापस ना करे, तो मैंने अपना कुछ पार्ट ऐसे प्रोविजन जो है वो क्रिएट कर लेना है फॉर द बैड डेट्स, जिसको बोलेंगे कि अगर मेरे को पैसा नहीं मिलता कुछ डेटर से तो मेरे को उसको कैसे कंपनसेट करना है, उसको बोलते हैं कि आपने पहले से ही तैयारी करके रखनी है कि हाँ भी अगर मेरे को लॉसेस है तो मैं उसके लिए पूरा प्रिपेयर रहूं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं प्रूडेंस। अब और इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि जो स्टॉक है वो आपने किस पे वैल्यू करना है, वो आपने वैल्यू करना है मार्केट वैल्यू और कॉस्ट प्राइस। मार्केट प्राइस और मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लोअर। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कंजर्वेटिज्म की। तो इसका आंसर क्या है सी कंसिस्टेंसी। उसके बाद 113 क्वेश्चन है,
Which of the following may have both debit or credit balance? First option is only cash column of the cash book. Second is only bank column of the cash book. Third is both and the last is neither. ठीक है, तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले कैश की, तो कैश जो है मैं उतना ही खर्च करूंगी जितना मेरे पास पैसा, यानी जितना मेरे पास कैश इन हैंड होगा। मेरे पास ये तो है नहीं कि कैश है नहीं और उसके ज्यादा, जैसे 10,000 है मैं 12,000 खर्च कर रही हूँ, तो कैश तो मेरे पास 10,000 ही है, वहां पे तो मेरे पास पैसा, ये तो नहीं है कि मैं क्रेडिट कैसे ले लूंगी वहीं पे। ठीक है, वो तो आ जाएगा मुझे बैंक से, यानी कि एटीएम या कुछ ऐसा यूज करना पड़ेगा, वो तो मेरे बैंक के साथ लिंक हो जाएगा। तो यानी कि मेरे हाथ में जितना कैश होगा मैं उतना ही खर्चा कर सकती हूँ। तो यानी कि कैश का जो है वो हमेशा डेबिट बैलेंस रहता है। अगर बात करूँ बैंक की, बैंक का डेबिट बैलेंस भी रहता है और क्रेडिट बैलेंस भी रहता है। सपोज मेरे पास 10,000 रुपीज है, लेकिन मैंने शॉपिंग कर ली 15,000 की। अब जो 5,000 है वो तो मेरे हाथ में है ही नहीं, वो मैं कहाँ से लूंगी? बैंक में से। तो यानी कि बैंक में से अगर मैं बोलूँ, बैंक में मेरे 10,000 है, ठीक है, बैंक में मेरे 10,000 है, लेकिन मैंने कुछ शॉपिंग की है मैंने 15,000 की, 15,000 की, तो मुझे 5,000 जो है वो मैं उनको बोलूंगी मुझे एज अ क्रेडिट मुझे दे दो, मेरी लिमिट होगी, उसको हम क्या बोलते हैं? बैंक ओवरड्राफ्ट। यानी कि है मेरे पास 10,000 लेकिन मुझे 15,000 की जरूरत पड़ेगी, तो जो 5,000 है दैट वाज दी बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, वो मुझे बैंक फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा बैंक ओवरड्राफ्ट की, और जो बैंक है वो क्या करेगा? उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा 5,000 पे। ठीक है, तो यानी कि बैंक, और जो बैंक है उसका डेबिट बैलेंस भी रहता है और क्रेडिट बैलेंस भी रहता है। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, ओनली बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स फिक्स्ड एसेट्स। कहता है कि कौन सा ऐसा पॉइंट है इन चारों में से जो आपके फिक्स्ड एसेट्स की डेफिनेशन को प्रॉपर एक्सप्लेन करता है। फर्स्ट है फिक्स्ड एसेट्स आर बॉट टू बी यूज्ड इन द बिजनेस। चलो ठीक है, हम फिक्स्ड एसेट जो है बिजनेस में यूज करने के लिए रखते हैं, ये भी थोड़ा ठीक लग रहा है। दे आर द एक्सपेंसिव आइटम्स बॉट फॉर द बिजनेस। बिल्कुल, जो फिक्स्ड एसेट्स है उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर की, यानी कि बहुत बड़े अमाउंट की जरूरत पड़ती है उनको परचेज करने के लिए, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग। तो ये जो चीजें हैं ये कैपिटल नेचर की है। उसके बाद सी आर आइटम्स विच आर नॉट वेयर एंड वेयर आउट क्विकली। वो ऐसी आइटम्स है जो क्विकली, यानी कि जल्दी जल्दी वेयर आउट नहीं होती, जो खत्म नहीं होती, ऑब्सोलीट नहीं होती, उनकी वैल्यू कम जल्दी जल्दी नहीं होती, तो उनको बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स। लास्ट इज फिक्स्ड एसेट्स आर ऑफ लॉन्ग लाइफ एंड आर नॉट परचेज स्पेसिफिकली फॉर द रीसेल। तो सारे पॉइंट्स कुछ हद तक तो सारे ठीक है, लेकिन उसने क्या पूछा है? बेस्ट एक्सप्लेन द फिक्स्ड एसेट्स। जो फिक्स्ड एसेट्स है उनकी लॉन्ग लाइफ रहती है। ये जो है ये लास्ट डेफिनेशन, जो लास्ट वर्ड है वो ज्यादा अच्छे से फिक्स्ड एसेट्स को डिफाइन कर पा रहा है। तो उनको परचेज भी नहीं किया जाता कि उनको खरीदा और उनको सेल कर दिया, उनको यूज करने के लिए किया जाता है ताकि वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट जो है वो उनसे ले सके। तो यानी कि उनकी लॉन्ग लाइफ रहती है और दे आर नॉट परचेज फॉर द रीसेल पर्पस। तो यानी कि इसका आंसर क्या है? 114 का लास्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 115 गुड्स वर्थ ₹7,000 are given away as charity would be credited to। अब देखो, बिजनेस के पास स्टॉक था, बिजनेस ने क्या किया? उनको चैरिटी दे दी उनको। ठीक है, चैरिटी में दे दिया, तो यानी कि मेरे पास जो स्टॉक था वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। जो स्टॉक है इसमें जो वर्ड मैं यूज करूंगी, इसमें वर्ड है परचेज। सेल्स तो आएगा नहीं, मैंने सेल तो की नहीं, तो मैं यहाँ पे चैरिटी जो मैंने की गुड्स की उसको मैं बोलूंगी परचेज। ठीक है, तो अब देखो मेरे पास जो स्टॉक था वो क्या हो गया? डिक्रीज। यानी कि जो मैंने परचेजेस की थी वो मेरी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। वैसे परचेजेस का अकाउंट क्या रहता है? डेबिट, लेकिन यहाँ पे कम हो रहा है, उल्टा। अगर इंक्रीज होता तो परचेज डेबिट ही रहती है, लेकिन
अगर मेरा डिक्रीज है, उसके उलट जा रहा है, उसके ऑपोजिट जा रहा है, तो यानी कि उसका अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो यानी कि इसमें क्या है, परचेज जो है वो मेरा क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे आ जाएगा सेकंड अकाउंट चैरिटी अकाउंट। ये क्या है मेरे लिए, ये मेरे लिए क्या है, चैरिटी, मैंने उनको डोनेट कर दिए गुड्स, ठीक है। तो ये अकाउंट मेरा डेबिट हो जाएगा और ये अकाउंट मेरा क्रेडिट हो जाएगा। वैसे परचेजेस अकाउंट डेबिट रहता है, लेकिन यहाँ पे मेरा जो परचेज है वो कम जा रहा है, तो इसलिए मैंने उसको क्रेडिट कर दिया। और सेकंड अकाउंट जो चैरिटी है, दैट विल बी योर डेबिट। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस मेरे लिए क्या हो जाएगा, डेबिट। तो इसमें उसने पूछा कि क्रेडिट किसको करेंगे, क्रेडिट करेंगे परचेज अकाउंट को, तो इसका आंसर आएगा बी ऑप्शन, परचेज अकाउंट। उसके बाद 116, उसके बाद 116 क्वेश्चन है, अ डैश इज सेंट टू द सप्लायर व्हेन वी रिटर्न गुड्स, कि उनको क्या भेजा जाता है, जब सप्लायर को क्या भेजा जाता है जब हम गुड्स रिटर्न करते हैं, यानी कि पहले परचेज किए, कुछ डिफेक्ट निकला या कुछ नहीं पसंद आए गुड्स, वो हमने रिटर्न कर दिए सप्लायर को, तो उसको उसके साथ क्या बेचते हैं, जो रिटर्न किए थे गुड्स उनके साथ क्या बेचते हैं, फर्स्ट इज डेबिट नोट, सेकंड इज क्रेडिट नोट, थर्ड इज परफॉर्मा इनवॉइस एंड द लास्ट इज नन ऑफ दिस। सबसे पहले जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो एंट्री पास करते हैं परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट, क्योंकि गुड्स क्या है, बिजनेस में आ रहे हैं, तो परचेज डेबिट हो गया टू क्रेडिटर या सप्लायर, टू क्रेडिटर या सप्लायर अकाउंट, ये दोनों सेम ही है। मैंने जब गुड्स रिटर्न कर दिए तो सप्लायर क्या हो जाएगा, सप्लायर को वो गुड्स मिल गए, सप्लायर अकाउंट डेबिटेड टू परचेज रिटर्न, उल्टा हो जाएगा, पहले परचेज डेबिट देन परचेज रिटर्न क्रेडिट। तो यानी कि जब सप्लायर को मैंने रिटर्न करने के टाइम पे डेबिट कर दिया, ठीक है, तो मैं उसको क्या भेजूंगी, डेबिट नोट, ठीक है। तो इससे आप याद कर लेना, पहले उसका अकाउंट क्रेडिट था, बाद में उसका डेबिट हो गया, तो उसको मैं क्या भेजूंगी अब, डेबिट नोट। तो क्या भेजना है, फर्स्ट ऑप्शन डेबिट नोट। उसके बाद क्रेडिट नोट है जो सेल्स के टाइम पे भेजा जाता है। देन परफॉर्मा इनवॉइस, परफॉर्मा इनवॉइस बेसिकली आपको गुड्स के बारे में बताएगा कि कितनी क्वांटिटी है, एक तरह का कह लो कि इनवॉइस टाइप है, बिल जो बोलते हैं, उसमें कितनी क्वांटिटी जा रही है, क्या क्वालिटी है, कितने पीसेस जा रहे हैं, वो सारा कुछ, ठीक है। उसके बाद 117 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। फर्स्ट इज अ माइनर कांट बी एडमिटेड एज अ पार्टनर, जो माइनर है, जो कह लो कि जो बिजनेस में काम करने के लिए बहुत छोटा है, जिसकी एज भी उतनी नहीं है कि बिजनेस में एंटर करे, ठीक है। अ माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड एज अ पार्टनर ओनली इनटू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। A minor cannot be admitted as a partner, but his rights and liabilities are same as of the adult partner. And the last is none of these. इस क्वेश्चन का आंसर है बी। अब देखो उसमें से पूछा कि कौन कौन सा जो स्टेटमेंट है, कौन सा स्टेटमेंट जो है इन चारों में से ट्रू है, लास्ट तो है ही नहीं, ठीक है। अब इन तीनों में से अगर मैं गौर करूं, पहले तो कहता है कि माइनर बन नहीं सकता। अगर मैं पार्टनरशिप की बात करूं तो पार्टनरशिप में माइनर अलाउड है, लेकिन वो कोई काम नहीं कर सकता, वो उनकी मैनेजमेंट की किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, लेकिन वो सिर्फ उन्हीं के लिए लायबल है। वो किसके लिए लायबल है, सिर्फ बेनिफिट्स के लिए, ओके। उसके बाद 118 डेबिट मीन्स, डेबिट का क्या मतलब है। अगर मैं बात करूं अकाउंट, जो अकाउंट है वो कैसे बनता है पहले वो बता देती हूँ। टी शेप में बनता है, उसका टी फॉर्मेट है, ऐसे करके बनता है अकाउंट। उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक होती है डेबिट साइड और एक होती है क्रेडिट साइड। तो ये अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, लेफ्ट साइड, और ये क्या है, राइट साइड, ठीक है। तो यानी कि पहले कहता है डिक्रीज इन एसिड, नो। अगर मैं बात करूं एसिड, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना।
जो एसिड्स है, एक्सपेंस है, एसिड्स है, एक्सपेंसेस है, लॉस है, ये सारे क्या किए जाते हैं, डेबिट। और अगर बात करूं लायबिलिटीज, कैपिटल, क्योंकि कैपिटल भी क्या है बिजनेस के लिए, लायबिलिटी, रेवेन्यू या इनकम्स, ये सारी क्या करते हैं, क्रेडिट। ओके, अब देखो कहता है डिक्रीज इन एसिड, अगर तो एसिड में इंक्रीज होगा तो जो उसका अकाउंट का होता है, जो डेबिट होता है वो डेबिट ही रहेगा, लेकिन अगर वो डिक्रीज होता है तो वो डेबिट से क्या हो जाएगा, क्रेडिट। सेम विद एक्सपेंस एंड सेम विद लॉसेस। उसके बाद लायबिलिटी, लायबिलिटी में क्या है, क्रेडिट होगा, ठीक है, कैपिटल भी, और अगर डिक्रीज हो जाएगा तो वो डेबिट हो जाएगी, ठीक है। तो पहले क्या था, डेबिट मीन डिक्रीज इन एसिड, नो, अगर डिक्रीज इन एसिड होगा तो क्या होगा, क्रेडिट। उसके बाद इंक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट होगी, नो, लायबिलिटी अगर क्रेडिट होती है, अगर इंक्रीज होगी तो क्या रहेगी, क्रेडिट ही रहेगी, अगर डिक्रीज होती तो वो डेबिट हो जाती, ठीक है। उसके बाद कहता है एन एंट्री ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट, जो एंट्री लेफ्ट साइड पे की जाती है उसको बोलते हैं डेबिट, बिल्कुल। और लास्ट ऑप्शन इज नॉट वैलिड, ठीक है, उसका कोई रोल नहीं है इसमें, तो इसका आंसर क्या है, सी ऑप्शन। उसके बाद 119 क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्सिडरी बुक, कौन सी इसमें से सब्सिडरी बुक नहीं है। सब्सिडरी बुक जो है, अगर बात करो तो सब्सिडरी बुक में बहुत सारी बुक्स पर जो है प्रिपेयर की जाती है, जैसे कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, जर्नल प्रॉपर, ठीक है, बिल रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक। तो ये कुछ बुक्स हैं जो सब्सिडरी में प्रिपेयर की जाती है। तो इसमें कहते हैं कि कौन सी ऐसी बुक नहीं है, तो कौन सी बुक नहीं है, लेजर। लेजर जो है वो सब्सिडरी का पार्ट नहीं है, वो दैट वाज डिफरेंट, उसमें अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, हर एक के अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं लेजर में, तो इसका आंसर क्या है, लेजर। 120 क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी स्टैंडर्ड्स आर इशूड बाय आईसीएआई व्हिच आर मैंडेटरी। अगर मैं आईसीएआई की जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जो है, उसने कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो दिए हैं, वो कितने मैंडेटरी है वो आपने बताने हैं। तो इसमें से आंसर है फर्स्ट इज 28, सेकंड इज 32, थर्ड इज 10 एंड द लास्ट इज नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 32 स्टैंडर्ड्स जो हमारे इंडिया में प्रिपेयर करने के लिए, जब भी बिजनेस, जो कोई भी अगर बिजनेस एंटिटी है तो उसको क्या करने पड़ेंगे, उसको फॉलो करने पड़ेंगे वाई द प्रेपरेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसके बाद 121st क्वेश्चन कहता है इफ वी टेक गुड्स फॉर ओन यूज वी शुड। अगर मैं कहती हूँ कि मैंने बिजनेस के गुड्स को अपने पर्पस के लिए यूज कर लिया तो वो मेरे लिए क्या है, ड्रॉइंग्स। जब भी मैं कुछ कैश विड्रॉ करती हूँ या मैं गुड्स परचेज करती हूँ अपने पर्सनल पर्पस के लिए, तो उसको मैं बोलूंगी ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स मेरे लिए क्या है, बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस, ठीक है, बिजनेस में क्या है, एक्सपेंस। जब मैं स्टॉक और डेबिट, जब पर्सनल यूज के लिए गुड्स मैंने निकाले उसको मैं क्या बोलूंगी, ड्रॉइंग्स। तो ड्रॉइंग्स क्या है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। तो इसमें क्या करेंगे, जब भी आप गुड्स जो है वो पर्सनल अकाउंट के लिए परचेज करते हो तो वो आती है ड्रॉइंग्स। तो इसमें एंट्री जो है वो पास करेंगे, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड, गुड्स परचेज किए, ठीक है, गुड्स निकाले पर्सनल पर्पस के लिए तो वो आ जाएंगी परचेज, क्योंकि स्टॉक आपका कम हो जाएगा, जो आपने गुड्स परचेज किए थे पहले परचेजेस डेबिट हो जाएगी, लेकिन अब गुड्स जो है वो डिक्रीज हो रही तो उसको क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो क्या आ जाएगा, परचेज अकाउंट क्रेडिट। उसके बाद इसका आंसर क्या है, डेबिट ड्रॉइंग्स अकाउंट, क्रेडिट परचेज अकाउंट। तो फर्स्ट ऑप्शन ही आ गया आंसर, ठीक है। ड्रॉइंग इसलिए आया क्योंकि जब हम गुड्स जो है वो विड्रॉ करते हैं पर्सनल पर्पस के लिए तो वो हमारा एक्सपेंस है बिजनेस का, तो उसको हम डेबिट कर देंगे, और जो स्टॉक था वो कम हो गया, परचेज कम हो गई बिजनेस की, तो इसलिए उसको क्रेडिट कर दी। तो इसका आंसर है फर्स्ट ऑप्शन।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 122, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोजीशन स्टेटमेंट? फर्स्ट इज ट्रायल बैलेंस, सेकंड इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, थर्ड इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एंड द लास्ट इज बैलेंस शीट। ट्रायल बैलेंस जो है वो प्रिपेयर किया जाता है, अकाउंट्स के जो बैलेंसेस है वो ट्रांसफर किए जाते हैं ट्रायल बैलेंस में, और उनका डेबिट और जो क्रेडिट साइड है वो क्या आनी चाहिए, इक्वल, तभी कहते हैं कि हाँ भी एक्यूरेसी प्रॉपर है। तो यानी कि ट्रायल बैलेंस तो है नहीं, वो पोजीशन तो बता ही नहीं रहा कि बिजनेस जो है उसकी क्या पोजीशन स्टेटमेंट मींस कि कितने एसेट्स और कितने लायबिलिटीज है, बिजनेस जो है वो कितना वेल्दी है, कितना वो कह लो कि कैसे वो ऑपरेट करता है, उसकी कितनी पावर है और कितना वो बिजनेस जो है वो हेल्दी है। ठीक है, तो सेकंड है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट और लॉस को शो करता है, वो भी नहीं है। सेकंड इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, क्योंकि एसेट्स और लायबिलिटीज जो है वो बैलेंस शीट में ही प्रिपेयर किए जाते हैं, तो बिजनेस की क्या कैपेबिलिटी है, क्या उसकी क्रेडिट वर्दीनेस यानी कि कितने उसके पास एसेट्स है अवेलेबल एज कंपेयर टू द लायबिलिटीज, वो कौन शो करता है, बैलेंस शीट। तो यही बताना है कि पोजीशन क्या है बिजनेस की, एसेट्स कम है, बिल्कुल इक्वल है लायबिलिटीज के, या वो ज्यादा है, तो वो क्या शो करेगा, पोजीशन स्टेटमेंट। तो उसका आंसर आ जाएगा बैलेंस शीट। और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसको बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट। तो इसका आंसर है डी ऑप्शन, बैलेंस शीट। 123 क्वेश्चन, व्हेन कैलकुलेटिंग द ड्यू डेट ऑफ द बिल हाउ मेनी डेज आर एडेड एज अ डेज ऑफ ग्रेस? कहते हैं जब आप ड्यू डेट निकालते हो बिल की, ठीक है, उसमें कितने डेज जो है एज अ डेज ऑफ ग्रेस जो है वो एंटर किए जाते हैं, ऐड किए जाते हैं। फर्स्ट इज 4, सेकंड इज 3, थर्ड इज 2, लास्ट इज 0। यानी कि अगर मैं बात करूं कि 1 जून जो है वो मेरी ड्यू डेट है बिल पे करने की, तो उसमें कितने जो है वो डेज जो है एज अ ग्रेस पीरियड मुझे मिलेगा, वो होते हैं 3 दिन, 3। तो इसका आंसर क्या है, बी। उसके बाद 124 क्वेश्चन इज ग्रॉस प्रॉफिट इज कंप्यूटेड इन द, मैंने अभी बताया कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें और ट्रेडिंग अकाउंट में हम शो करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं ग्रॉस प्रॉफिट, तो पहले प्रिपेयर किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट दोनों इकट्ठे जो है प्रिपेयर किए जाते हैं। अगर मैं ट्रेडिंग अकाउंट की बात करूं तो वो शो करता है ग्रॉस प्रॉफिट, ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो शो करता है ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं तो वो बताता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आपको बताएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर डिक्रीजिंग ऑल द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस फ्रॉम द ग्रॉस प्रॉफिट, क्या शो करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद जो बैलेंस शीट है वो आपको बताती है पोजीशन बिजनेस की, यानी कि एसेट्स, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में कि कितने बिजनेस के एसेट्स है और कितने बिजनेस की लायबिलिटीज है। तो इसका आंसर है सी ऑप्शन, ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद 125th क्वेश्चन है विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज एप्लीकेबल फॉर द वैल्यूएशन ऑफ द इन्वेंटरीज? जो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी है वो किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आता है, वो आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। आपको कम से कम काफी जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मैंने जो एक वीडियो मेरा बना है उसमें मैंने आपको इम्पोर्टेंट जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो मैंने उसमें बताए हैं। अगर आप मेरी अकाउंट्स की जो डिटेल्ड सीरीज है उसमें जाओगे तो उसमें एक पार्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, अगर आप उसको देखोगे तो मैंने उसमें सारे कवर अप किए हैं जितने भी इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। तो इसका आंसर है जो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी है दैट वाज डील्स विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 डील्स विद द वैल्यूएशन ऑफ द इन्वेंटरी। उसके बाद 126 क्वेश्चन है, कहता फॉर्मिंग अ पार्टनरशिप डीड इज, ठीक है, पार्टनरशिप डीड यानी कि एग्रीमेंट, जब भी पार्टनरशिप फॉर्म की जाती है तो उसमें जो एग्रीमेंट प्रिपेयर किया जाता है उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड जो है वो मैंडेटरी है, वो कहते हैं, या मैंडेटरी इन राइटिंग है, थर्ड इज नॉट मैंडेटरी, लास्ट इज नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है नॉट मैंडेटरी। आप चाहे पार्टनरशिप फॉर्म कर लेते हो, उसको रिटर्न में बनाना या ऑरल में बनाना या उसको बनाना जरूरत ही नहीं है, ठीक है, कोई कंपल्शन नहीं है कि पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए आपको पार्टनरशिप डीड की जरूरत है। लेकिन अगर आप नहीं प्रिपेयर करते,
या आप नहीं बनाते, फॉर्म नहीं करते पार्टनरशिप डीड, उसकी कंडीशंस अलग है। अगर आप पार्टनरशिप डीड प्रिपेयर करते हो तो उस केस में आप कुछ कंडीशंस फाइनलाइज करते हो, उसकी कुछ कंडीशंस अलग है। तो इसका आंसर है सी ऑप्शन, नॉट मैंडेटरी। 127 क्वेश्चन इज इफ अ ट्रायल बैलेंस टोटल्स डू नॉट एग्री, अगर आपका ट्रायल बैलेंस का टोटल एग्री नहीं करता, द डिफरेंस मस्ट बी एंटर्ड इन, अगर जो डिफरेंस आता है ट्रायल बैलेंस का उसको आप किस में ट्रांसफर करते हो या किस में एंटर करते हो। फर्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेकंड इज नॉमिनल अकाउंट, थर्ड इज सस्पेंस अकाउंट एंड द लास्ट इज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल तो होगा नहीं, वो ऑनर के साथ लिंक्ड है, नॉमिनल भी नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं है। तो इसका आंसर है सस्पेंस। कहते हैं ना जिसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है तो कुछ पता नहीं है तो उसको किस में रखते हैं, सस्पेंस। अब इसके बारे में छानबीन करेंगे तो वो क्या है, सस्पेंस। तो जिस चीज के बारे में नहीं पता वो किस में ट्रांसफर करते जाएंगे, अमाउंट सस्पेंस में। जब वो उसको क्लियर करना बहुत जरूरी है सस्पेंस को, जैसे जैसे आपको अमाउंट पता चलता जाएगा आप उसको पर्टिकुलर जो भी उसका लिंक्ड अकाउंट है उसमें ट्रांसफर करते जाओगे, तब तक उसको किस में डालते जाओगे, अमाउंट को सस्पेंस अकाउंट में। तो इसका आंसर अगर आपका टोटल नहीं डिफरेंस जो आता है उसको किस में ट्रांसफर करते हैं, सस्पेंस अकाउंट में। तो इसका आंसर है सी ऑप्शन, सस्पेंस अकाउंट। उसके बाद 128 क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स टू फॉर्म अ पार्टनरशिप, कहते कितने कम से कम लोग आपको चाहिए पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए। तो फर्स्ट इज 2, सेकंड इज 7, थर्ड इज 10, लास्ट इज 20। तो इसका आंसर है 2। मिनिमम 2 पर्सन तो चाहिए, अकेला बंदा तो किस में जाएगा, सोल प्रोप्राइटरशिप में। ठीक है, तो पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन कितने चाहिए, 2। और अगर मैं मैक्सिमम लोगों की बात करूं तो वो है 50, 50। और अगर 50 से ज्यादा लोगों की बात की जाए तो वो किस में चले जाएंगे, कंपनी में। तो तब कंपनी फॉर्म करनी पड़ेगी, ना कि पार्टनरशिप रहेगी वो। ठीक है, उसके बाद इसका क्वेश्चन का आंसर है 2, फर्स्ट ऑप्शन इज 2। उसके बाद 129 क्वेश्चन, ग्रॉस प्रॉफिट इज, ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट कैसे किया जाता है। फर्स्ट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ओपनिंग स्टॉक, सेकंड इज एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, थर्ड इज सेल्स लेस परचेज एंड द लास्ट इज नेट प्रॉफिट लेस एक्सपेंसेस फॉर द पीरियड। तो इसका आंसर है एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कैलकुलेट किया जाता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कैलकुलेट किया जाता है सेल्स, एक्सेस ऑफ सेल्स माइनस, यानी कि सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे आपको ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में पूछा, आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बारे में भी पूछ सकते हैं। फर्स्ट इज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस सेल्स। तो ये है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस सेल्स। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो है मैन्युफैक्चरिंग, जो हम प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए एक्सपेंसेस जो बियर करते हैं, दैट वाज द डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट का और ये फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, तो इसको नोट करते रहना साथ साथ। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज द ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एमसीक्यू पार्ट, द चार्जेस ऑफ प्लेसिंग commodities into the saleable condition should be charged to, first is trading account, second is profit and loss account, third is balance sheet and the last is none of these। उसने बोला जो चार्जेस है कमोडिटी को रॉ मटेरियल से सेलेबल वैल्यू में कन्वर्ट करने की जो कंडीशन में लेके आना, उसको कहाँ पे चार्ज करते हैं, यानी कि उसको
सेल वैल्यू में लेके आना, उसको सेलेबल कंडीशन में लेके आना, जो भी उसके ऊपर चार्जेस हैं उसको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो यानी कि वो किस में जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट। द चार्जेस ऑफ प्लेसिंग कमोडिटीज इनटू द सेलेबल कंडीशन, उसको क्या बोलेंगे, उसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, उसको चार्ज करेंगे टू द ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये था आज के कुछ क्वेश्चंस। आई होप आपको सारे क्वेश्चन जो इस वीडियो में कराए वो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। सो थैंक यू सो मच। Kindly subscribe my channel Advanced Learning Center and like my videos and share more and more my videos and press bell icon to get notifications about my new videos. Thank you very much again.